देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। शर्त क्या है, अगर आपको ये सिद्ध करना है, शर्त यह है कि त्रिभुज ए बी सी में केवल डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बी सी का मध्य बिंदु डी है उसको क्या करेंगे, शीर्ष ए से डी को मिलाने के लिए एक क्या करेंगे, शीर्षलम खींच देंगे। यहाँ ए डी क्या एक शीर्षलम है। चित्र में, सवाल में चित्र नहीं बना, चित्र हम लोग बनाए हैं। पहले क्या बना लिया हमने, त्रिभुज ए बी सी बना लिया और उसका मध्य बिंदु डी दे दिया। उसने उसके आगे उसने कुछ नहीं कहा, कह रहा है इतना सिद्ध करके लाएगी। तो यदि बी सी का मध्य बिंदु डी है तो हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब क्या खींच देंगे, ए डी खींच देंगे। जब ये लंब खींचेंगे तो लंब के कारण, ए डी के कारण इधर भी 90 अंश कोण बनेगा, दोनों तरफ 90-90 अंश कोण। यानी हमको यदि लंब खींच रहे हैं तो यह दो त्रिभुजों में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक समकोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि लंब पर 90 अंश का कोण क्या होता है, आंतरित होता है। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होगा कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग किसी भी त्रिभुज में, अगर वो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कर्ण कौन है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू लंब कौन है, ए डी का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, बी डी का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है, समीकरण क्या बना लेंगे इसको, फर्स्ट। इसी प्रकार अगले त्रिभुज का प्रयोग करिए। कौन से त्रिभुज का प्रयोग है, दूसरी तरफ देखिए, ए सी डी में, ए सी डी में अब पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कौन लगाएगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग उसके लंब आधार के वर्ग के योगफल के बराबर। बेटे बताओ, AC का, हाँ कर्ण कौन है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब कौन है, AD का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस DC का, डी सी का स्क्वायर। बढ़ जाओ, समीकरण क्या करेंगे, एक और दो को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या करना, समीकरण 1+2 करने पर, 1+2 का अर्थ क्या है कि एक और दो क्या कर रहे हैं आप, जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे कैसे, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। एलएचएस जुटेगा तो क्या मिलेगा, ए बी और ए सी का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर आरएचएस जोड़ो। आरएचएस में कितने पद है, दो पद है, 4 पद मिल जाएंगे जोड़ने पर। ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस क्या आ गए, डी सी का स्क्वायर है जी। अब देखो एलएचएस तो हमारा आ चुका है, ये सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, बात एक ही है। तो एलएचएस में कुछ भी परिवर्तन मत करिएगा, आरएचएस को ही सॉल्व करके जाइए। देखो एक ए डी स्क्वायर कितना मिलेगा, 2AD स्क्वायर मिलेगा, डबल हो गया। और बगल में क्या है, प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। एक चीज देखना, चूंकि डी क्या बोला है, बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन से है। अगर डी क्या बी सी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को शर्त से क्या होगा, बी डी और डी सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बी डी बराबर क्या, डी सी लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाला समीकरण हमको हल करके मिला है क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर, उसमें 2AD स्क्वायर छोड़ दीजिए और किसके रूप में सिद्ध करना है, डी सी के रूप में। एक काम करना, बी डी को किस में बदल दीजिए, डी सी में। बी डी को डी सी का क्यों लिखेंगे, क्योंकि बी डी और डी सी क्या है, मध्य बिंदु के कारण आपस में बराबर है। दोनों में कोई एक मान परिवर्तन कर दीजिए, एक डी सी पहले से पढ़ा हुआ उसको छोड़ दीजिए। अब आसानी से आपका आरएचएस और एलएचएस दोनों एक साथ सिद्ध होगा। इधर मिलेगा 2AD स्क्वायर और एक डी सी स्क्वायर, एक डी सी स्क्वायर, 2DC स्क्वायर होगा। बस आरएचएस में अब क्या कॉमन करना है, दो कॉमन करना है, ऊपर दो कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्या ये आपको सिद्ध करना है, आज झमझम
देखो जी, हमारे सामने क्या बना हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। यहाँ पर एक पी क्यू आर एस से क्या बनाया है, समांतर चतुर्भुज बना है। शर्त यह है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतने दिए गए हैं। चौथा शीर्ष क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। भाई चतुर्भुज कोई भी हो, उसके कितने शीर्ष होते हैं, 4। 3 क्रमागत शीर्ष दिए हैं। क्रमागत मतलब लगातार 3 शीर्षों के निर्देशांक हैं। जैसे मान लो हम लोग एक चतुर्भुज बना लिए हैं, समांतर चतुर्भुज कौन, पी क्यू आर एस। इसके 3 निर्देशांक क्रमशः पी क्यू और आर जो क्रमागत निर्देशांक हो गए, उन तीनों का वैल्यू हमारे पास है। चौथा शीर्ष क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज में 3 शीर्ष दे देगा, चौथा शीर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें 2 विकर्ण खींच लेंगे। तो विकर्ण कौन होगा, P से R तक और एक S से Q तक। और दोनों विकर्ण किसी न किसी बिंदु पर काट रहे होंगे, P Q R S T ले लेते हैं। अब ये जो T होगा वो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और यदि लंब पर समद्विभाजित करेंगे तो T से चारों शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। सीधे कहिए, विकर्णों का मध्य बिंदु कौन प्राप्त होगा, T प्राप्त होगा। हम लोग क्या किए हैं, 3 शीर्षों जो दिए गए थे, चौथा शीर्ष समांतर चतुर्भुज में ज्ञात करना है, वो गायब हमारे पास है। उसके लिए क्या किया हमने, ये 2 विकर्णों को आपस में मिला दिया। पहला विकर्ण पी आर, दूसरा विकर्ण क्या है, क्यू एस। आप किसी भी चतुर्भुज में, चाहे समांतर हो चाहे कोई भी हो, उसमें केवल 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण खींच देंगे तो विकर्ण किस बिंदु पर कटता है, मध्य बिंदु पर। इसका मतलब टी क्या होगा, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। पहले यह शर्त लिख लीजिए आप कि आपने क्या किया, सर्वप्रथम 2 विकर्ण किसको किसको मिलाया, पी आर तथा क्यू एस को मिलाया, जो बिंदु क्या, टी पर क्या होते हैं, प्रतिच्छेदित होते हैं, कटते हैं, प्रतिच्छेदित होते हैं। अगर ये प्रतिच्छेदित होंगे तो अतः टी क्या होगा, इनका मध्य बिंदु होगा। अगर टी इसका मध्य बिंदु होगा तो हम लोग टी का निर्देशांक निकाल सकते हैं। लेकिन टी का निर्देशांक किससे निकालेंगे, पी और आर के निर्देशांक से। क्यों, यस और क्यू के निर्देशांक से क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यस और क्यू में यस क्या है, गायब है, वो तो पहले से अज्ञात है। तो आप कैसे उसको ज्ञात करेंगे, भाई कर्जा जो पहले से गरीब उससे कर्जा क्या लोगे, कर्जा किससे लेंगे, अभी से इसका पैसा हो तो पैसा इसके पास है, दोनों हाथों में इसका, देखो यहाँ पैसा है, तो जिसके दोनों शीर्ष हो उसकी सहायता से टी का निर्देशांक निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टी यदि इसका मध्य बिंदु है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है, तो हम पहले पी आर की सहायता से क्या निकालेंगे, टी का निर्देशांक। तो इसीलिए टी का निर्देशांक किसके सूत्र से बनाएंगे, क्योंकि टी क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। हमने कहा कि हम पी आर से निकाल रहे हैं मध्य बिंदु। क्यों पी आर से, क्योंकि पी और आर के दोनों निर्देशांक हमारे पास हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसको x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान रखो जी, मध्य बिंदु निकलेगा। तो कैसे, x1 का मान कितना, -1 प्लस x2 का मान 2/2, y1 का मान कितना है 0 प्लस y2 का मान कितना है 2/2। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 और नीचे 2 रहा, और 2 से 2 भाग जाएगा तो कितना बचेगा 1। यानी हमने इसका निर्देशांक ज्ञात कर लिया, 1/2 और 1। और हम कैसे निकालेंगे x और y, तो चूंकि t केवल पी आर का मध्य बिंदु थोड़े है, यस क्यू का भी मध्य बिंदु है, तो इसका जो मध्य बिंदु निकालेंगे वो इनके अक्ष के बराबर होगा। क्योंकि अगर मान लो हमको यस का भी निर्देशांक अगर हमारे पास होता और उसका भी मध्य बिंदु निकालते इन दोनों का, तभी निर्देशांक यही आता। क्योंकि टी क्या है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु, एक का विकर्ण का मध्य बिंदु नहीं है।
तो हमने जो इसके साथ में मध्य बिंदु निकाला है वही इसका भी मध्य बिंदु होगा, लेकिन वो गायब है। तब हम क्या करेंगे, इसको अक्ष बना लेंगे। यह है एक्स अक्ष का मध्य बिंदु और यह है वाई अक्ष का मध्य बिंदु। जब दो भाग में तोड़ दोगे ना तो एक्स वाई निकल जाएगा। अब आइए चित्रानुसार अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दो भागों में इसको विभाजित कर देंगे। देखो जी, पहले भाग में क्या लिखेंगे कि एक्स अक्ष का क्या, देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु कितना दिया है, 1/2। तो एक्स अक्ष का मध्य बिंदु, ये हम जो शर्त निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, SQ विकर्ण के लिए, SQ विकर्ण के लिए। अब उसके शर्त के लिए निकाल रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से। XQ के लिए हम निकाले जा रहे हैं एक्स और वाई। तो एक्स अक्ष का मध्य बिंदु कितना है, 1/2। तो एक्स अक्ष के मध्य बिंदु का सूत्र बराबर 1/2। एक्स अक्ष के मध्य बिंदु का सूत्र x1 + x2/2 बराबर कितना, 1/2। अब x1 x2 और कौन है उसमें देखिए। तो अब इनके लिए क्या करेंगे, अब इसे क्रमशः x1 y1 और इसे x2 और इसे क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। चलिए मान रखिए x1 का वैल्यू कितना है, 3। x2 कितना है, x, जो क्या करना है आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखो जी, इसके नीचे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 क्या हो गया, RHS कितना मिला है हमारे पास, 1। यहाँ से x = बहुत ईजी हो गया, 1 - 3। 3 जाकर पक्षांतर को माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, -2। x निकल गया। जब तक इसको अक्ष नहीं मानोगे तब तक हल नहीं होगा। प्रथम शर्त से हमने x अक्ष का मध्य बिंदु बनाकर x का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू निकालना है। तो अब y अक्ष का मध्य बिंदु, इस बार y अक्ष का मध्य बिंदु सेम टू सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, लेकिन y अक्ष पर y अक्ष का मध्य बिंदु कितना है, 1। तो y अक्ष के मध्य बिंदु का सूत्र y1 + y2/2 बराबर कितना, 1। अब मान रखेंगे y1 कितना है जी, 1। y2 कितना है, y जो निकालना है, और जो हर में उसका 3 गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 अपनी जगह है, 1 आकर माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना बचेगा, -1 निकल +1 है ना, +1 बचेगा। इसीलिए t का निर्देशांक क्या निकला, t जो किसका मध्य बिंदु था, सॉरी चौथा शीर्ष निकालना था ना, इसलिए चौथा शीर्ष क्या होगा, तो चौथा शीर्ष क्या माना गया है, x और y। x का वैल्यू कितना है जी, -2 और y अक्ष का मान कितना है, 1। ये आपको ये सिद्ध करना था कि चौथा निर्देशांक कितना होगा, -2 1 होगा। मध्य बिंदु को प्रमेय सिद्ध करो, आसानी से बनेगा। अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का। त्रिभुज मालूम ना किसे कहते हैं। अब देखिए जी, आपके सामने मान लीजिए एक त्रिभुज छोटा सा बना दे रहे हैं, कोई जरूरत तो है नहीं फिगर का इसमें, लेकिन समझा दे रहे हैं। देखिए इसे, ये एक त्रिभुज है आपके सामने, ये त्रिभुज का नाम दे देंगे A, B और यह C। इसके 3 निर्देशांक क्रमशः 0 4 0 -4 और 6 0 इस प्रकार दिया हुआ है। अब कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पहले से भी सीख चुके हैं, बहुत अलग तरह का, और आगे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सीखना है कई अलग तरह के सूत्रों में। हर क्लास में आएंगे तो अलग अलग सूत्र मिलेगा त्रिभुज का। ये देखो जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 क्लास से सीख रहे हो, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। हम लोग सीखे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पुराने क्लासों में। आपके क्लास में पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। 11-12 में आएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग तरह से सीखेंगे। सारणिक में पढ़ेंगे 12 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, अलग सूत्र होता है। हालांकि उसे भी हल करोगे तो आंसर वही आएगा, इससे भी हल करोगे तो आंसर वही आएगा, आंसर वही रहेगा। ये ना कि 9 में आंसर अलग बा, 10 में अलग, 11 में 12 में अलग, अगर क्षेत्रफल निकालना हो, ऐसी बात नहीं। क्षेत्रफल का आंसर वही आएगा, तरीका भिन्न भिन्न होगा। जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले काम करना, दिए गए तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, दूसरे का x2 और y2, और तीसरे का x3 और y3 मान लीजिएगा। ये तीनों निर्देशांक के नाम क्रमशः आप याद कर लीजिए। पहले निर्देशांक में x1 y1, दूसरे में x2 y2 और तीसरे में x3 y3। अब हम लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जिससे इस सवाल को हम लोग हल करने वाले हैं। इसीलिए त्रिभुज का
क्षेत्रफल। तो सूत्र पहले याद करो। देखो जी, 3 निर्देशांक दिए गए हों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? देखिए थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा एक काम करेंगे, चलो इसमें हटा देते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह वह सूत्र है जिससे हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे आसान होगा। इसको याद करने का ट्रिक समझिए। 1/2 लिख लो, x अंदर y भर दीजिए, x अंदर y भर दीजिए, x अंदर y भर दीजिए। इस तरह ये पूर्ण सूत्र थोड़ा है, इसको 3 बार ऐसे लिख लेना, बाहर x अंदर y। अब क्या करना है? कोड वर्ड का प्रयोग करना। बाहर लगाना 1 2 3, बाहर क्या लगाएंगे? 1 2 3 x पर 1 2 3 लगा दो, 1 2 3। अंदर प्रयोग करेंगे y के लिए 23 31 12। क्या लिखेंगे? 23 31 12। बाहर क्या लिखोगे? 1 2 3 अंदर 23 31 12। 23 समझते हैं ना? 2 3 हो गया, 23 31 हो गया और ये 12 हो गया। समझ आ रहा है जी? फिर मिटा दे अब्दुल, तो मजा आ रहा है इसमें पढ़ाने। ऐसे में सूत्र होना चाहिए है जी। बाहर क्या लगाएंगे? 1 2 3, 1 2 3 और उसके बाद 23 31 12। बन गया सूत्र। x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2। इससे थोड़ा ट्रिक याद करोगे कि त्रिभुज क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाए। चलिए आइए, तो त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए गए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसे निकालोगे ना। और तीनों निर्देशांक क्या करोगे? x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिएगा। चलिए मान रखिए, बस गुणा भाग करना हम लोग को, हो गया आंसर। आगे देखिए, x1 का वैल्यू कितना है? इधर देखिए, x1 का वैल्यू 0, y2 का मान कितना है? -4 है। 0 कौन है? y2 0 -4 है, हमारे भूलवा दो। y3 का मान कितना हमारे पास है? 0 प्लस x2 कितना है? x2 वो भी 0 लीजिए, बड़ा 0 है। y3 का मान कितना है? वो भी 0। कितना 0 आएगा? y1 का मान कितना? 4, अंक मिला इधर, प्लस x3 का मान कितना है? 6। ये देखो x3 6, y1 का मान कितना है? y1 4 और माइनस y2 का मान कितना हमारे पास है? -4 क्या हो जाएगा? +4। देखो क्या हम थोड़ा डायरेक्ट हल करेंगे, समझेंगे आप लोग, समझते हैं। -4 में 0 घटाएंगे तो -4, -4 में 0 का इंटू खत्म, 0 में -4 का घटाना करेंगे तो -4, -4 में 0 का इंटू खत्म, 4 4 8 6 48। अब 1/2, अब 48 में 2 को शून्य जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4800। जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या में 48 आई से कट जाएगा, कितना बचेगा? 24। क्योंकि इसमें कोई राशि का नाम नहीं है, मात्रक नहीं है, इसलिए जिसका कोई मात्रक ना हो, थोड़ा क्षेत्रफल में उसको क्या निकलते हैं? लिखते हैं वर्ग क्या लिखते हैं, ठीक है ना, उसको संतुष्ट रखते हैं। बड़ा देखो यहाँ पर जी, तो अगर 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना हो, सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेख है। त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित संरेख सिद्ध करने का और भी मेथड होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ मेथड हमको नहीं पढ़ाना है। 6.4 में हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से सिद्ध करना कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो तीनों बिंदु संरेख कब होगी? जब इन तीनों बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालें? 0 निकालें। तो मान लेंगे तीनों बिंदुओं में क्रम से क्या है? x1 y1, ये x2 और ये y2। इतना बढ़िया नहीं दिख रहा होता है तो बढ़िया से, यहाँ पे ये हो गया x2, ये y2, ये हो गया x3 और ये y3। तो हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर हल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला फिर दोहरा रहे हैं, x y है जी। और उसका क्या लिखना है बाहर? 1 2 3 और अंदर 23 31 और 12। सूत्र याद करो या ठीक से याद करो, आपकी मन। चलिए मान रखिए, 1/2 x1 का वैल्यू कितना है? 1, y2 का मान कितना है? 3, y3 का मान कितना है? यहाँ देखिए, कूद लिखिए। x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 3, y3 का मान कितना है? 1 और y1 का मान कितना है? 2। भरत जा, देखो जी, इसको कौन भरेगा? चलो, x3 y1 माइनस y2,
चलो लिखा हुआ केवल भरना तो है। बताओ रिमसा, रिमसा बताओ। -1 y1 देख के बताओ y1 की जगह कौन है। 2 -3। ठीक है जी, कल ऊपर नीचे देख कर तो लिखना इसमें बढ़िया से। देखो 1/2, यहाँ देखो 3 में से घटा 2 ही कम, घटाने जोड़ने गुणा भागा रहा है ना। 1 में से 2 घटा -1 का +3 में इंटू -3, 2 में से 3 घटा -1 का -1 में इंटू +1, 1/2। यहाँ देखो जी 2 1 +3 में -3 घटा 1/2 में 0 का इंटू, क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? संरेख है, 0 है, अतः ये बिंदुएं क्या है? ऐसे सिद्ध करना है। तो कभी कभी ना क्षेत्रफल में इस तरह सिद्ध करने को कहेगा। देखो जी इधर 3 बिंदु दे देगा, 3 बिंदु में वो x अक्ष y अक्ष दे देगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इसी तरह बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स वाई के सहायता से 2 अन्य बिंदुओं की सहायता से ये सिद्ध करना हो कि कोई समीकरण दे देगा, उसके लिए वो शब्द जरूर कहेगा। जब सिद्ध करेगा ना, सिद्ध करने को कहेगा तो एक शब्द देगा। कौन शब्द? कि ये बिंदु क्या है? संरेख है। बोलेगा नहीं, बोलेगा तब ना बनाएंगे। और क्या, कोई सब्जी बेच रहा है चिल्लाएगा तभी ना भाव जानेंगे हम लोग। है भाई, उस बाजार में बहुत सारे लोग सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन किसका सस्ता है पहले वहां जाकर तब चेक करेंगे बाद में। तो चिल्लाओ, सब्जी और बाजार में जो सब्जी बेच रहा है उसको क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए, तब लोग जानेंगे। हाँ और जब गोभी वो जब 50 रुपये, यहाँ 40 रुपये, 40 के पास पहले जाएंगे हम लोग। तब कभी गौर करना, बाजार में 2-3 लोग एक ही चीज को बेच रहे हो, जो सस्ता बोल रहा हो, पहले उसी के पास लोग जाते हैं। भारत के लोग सस्ते के पीछे बड़ा भगते हैं। आप फ्री में हो तब तो अति उत्तम। 3 निशान दिए गए हो, संरेख है, सिद्ध करना है समीकरण, तो हम लोग वही करेंगे। निशान में क्या मानेंगे? x1 y1, x2 y2 और ये x3 और y3 है। बट देखो जी, चूंकि ये बिंदुएं क्या है? संरेख है, तो संरेख का क्या प्रतिबंध होता है? संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या? 0 है, होता ना जी, होना ही चाहिए। अगर समीकरण सिद्ध करने को कहेगा ना तो एक शब्द जरूर देगा कि ये बिंदु क्या है? संरेख है। अगर ये बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 का सॉल्व करना है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 तो सूत्र बराबर 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या उधर? 0। और हर सवाल में जब संरेख बोल कर समीकरण लाना हो तो 1/2 जाकर 0 के साथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग कर उधर तिरक गुणा करके खत्म। 1/2 हमेशा गायब हो जाएगा। चलिए x1 का मान कितना हमारे पास है? x, y2 का मान भरोगे 3 और y3 का वैल्यू 4, खूब बढ़ते जाएगा। x2 कितना है? 2, y3 कितना है? 4, y1 कितना है? y प्लस x3 कौन है? -3। देखो जी, और y1 कितना है? y और y2 कितना है? 3। चलो जी, 3 में 4 घटा -1 में इसका इंटू -x 4, या तो घटाना यहाँ ब्रैकेट खोल, देखो यहाँ पर कुछ लोग उसको घटा देंगे। 4 में y घटाएगा, दुका लिख देंगे सब। 4 दूना 8 और 2 एकम -2y। चलो जी, यहाँ 3 से ब्रैकेट खोलो, -3 में y का इंटू -3y और -3 का इंटू +9 बराबर कितना होगा? 0। x पहले y वाला हल कर देना। 3 और 2 कितना हो जाएगा? -5y। और कौन बचा जी? 8 9 क्या होता है? +17 बराबर उधर कितना? 0। इस 17 को उधर ले जाना, इधर माइनस कॉमन कर लेना, हालांकि बाद माइनस कॉमन करेंगे। 17 जगह क्या हो गया? -17। ये आपको सिद्ध करना था। नहीं, आगे देखो, जिसमें क्या कर लो? माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करेंगे तो x भी प्लस, y वाला भी प्लस, और उधर कितना है? -17। माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। और जो आपको सिद्ध करना है वो तो आएगा ही आएगा। विधि आपकी सही है तो बन गई।